बाद में पूछेगा, अभी जरा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। आज आपका स्पीकिंग कंप्लीट हो जाएगा। वी आर गोइंग टू डू रीटेल लेक्चर। ठीक है। और जिसने लिसनिंग से स्टार्ट किया था, वो स्टूडेंट जिसने यहाँ से समराइज स्पोकन टेक्स्ट से अपना सिलेबस स्टार्ट किया था, जब उसने ज्वाइन किया और हम समराइज स्पोकन टेक्स्ट पे थे और हमने उसके बाद ये सारे सारे क्वेश्चंस कवर किए, उसका आज स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीकिंग में तो सिर्फ यही 4 क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये 4 हमने कर लिए कवर। उसके बाद लिसनिंग में आ जाते हैं। लिसनिंग में ये सारे क्वेश्चंस जो आपको उसके नीचे नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा रिपीट सेंटेंस और रिटेल लेक्चर भी कंट्रीब्यूट करता था। क्योंकि आप यहाँ पे एक ऑडियो सुन रहे हो, तो आज उसका लिसनिंग और स्पीकिंग कंप्लीट हो जाएगा उस स्टूडेंट का। अब उसका ये उसको करना चाहिए क्या, कि वो अपने लिसनिंग और स्पीकिंग के मॉक्स को अटेम्प्ट करना शुरू कर दे। ओके। मारिया मुस्तफ़ा, आप स्पीकिंग का जस्ट कर ही होती हैं, अब आपने लिसनिंग का भी करना है। ठीक है। रिटेल लेक्चर जिस तरह से डिस्क्राइब इमेज कल करवाया था, उस तरह से रिटेल लेक्चर का भी टेम्पलेट है। हम एक बार टेम्पलेट को देख लेते हैं। टेम्पलेट्स आप अच्छे से याद कर लें। इसका टेम्पलेट है रिटेल लेक्चर टेम्पलेट टॉपिक। यहाँ टॉपिक, टॉपिक वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। टॉपिक यहाँ पे वो टॉपिक होगा जो कि ऑडियो लेक्चर के ऊपर या तो गिवन होगा, या फिर आप अपने लेक्चर में से कोई एक्सक्लूड कर सकते हैं। ही टॉक्ड अबाउट 1, 2 एंड 3, यहाँ कीवर्ड्स आएंगे। फिर ही ऑल्सो मैंशनड अबाउट 4, 5 एंड 6, यहाँ भी कीवर्ड्स आएंगे। ऑल्सो ही डिस्कस्ड 7, 8 एंड 9 इन ऑडियो लेक्चर, ये भी कीवर्ड्स हैं। टू कंक्लूड से समथिंग एज पर द ऑडियो और द टॉपिक, यानी आपने कुछ सुना, कोई कंक्लूजन उन्होंने दिया, तो आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके बोल सकते हैं। इट इज़ प्रेफरेबल कि आप इस तरह से करें। अगर नहीं कर सकते तो आप सिंपली कह सकते हैं टू कंक्लूड, और इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। दैट्स इट, दिस इज टेम्पलेट, ये आपने याद करनी है। अब हम वापस चलते हैं अपनी तरह एपी पे। आप जब पेपर दे रहे होंगे ना, आपको एक पेपर और पेंसिल मिलेगा। वो पेपर और पेंसिल अब यहाँ पे यूटिलाइज होगा कैसे? डिटेल लेक्चर, मार्किंग क्राइटेरिया सेम, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट। जितना अभी कंटेंट के मार्क्स के कहाँ से मिलेंगे, वो कीवर्ड से मिलेंगे, जो 1 से लेकर 9 तक हमने अपनी टेम्पलेट में अभी देखे, या 1, 2 जितने भी थे, वो आपको कंटेंट में मार्क्स देंगे। जितना अच्छा आप बोल के आएंगे, जितनी आपकी स्पीड अच्छी होगी, उसमें क्लैरिटी होगी, वो आपको फ्लुएंसी में मार्क्स देंगे। उसके बाद लास्ट पे आपको मार्क्स मिलेंगे प्रोनाउंसिएशन के, जितना अच्छा आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे। अगर आपने टेम्पलेट में 9 वर्ड्स आपको बोला जा रहा है ऐड करने के लिए, तो आपने वो वर्ड्स चूज करने हैं ऑडियो में से जो आपको लगे कि आप प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो जल्दी जल्दी में तो हम लिख लेते हैं, अभी वो लिखने से मेरा क्या मकसद है मैं वो भी समझा देती हूँ। तो आपने ना बैकअप हमेशा रखना है 3, 4 वर्ड्स का, कि समटाइम्स आपको नहीं समझ आता कि आपने क्या लिखा है, या आपको वो वर्ड नहीं प्रोनाउंस करना आएगा, तो उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ गिवन है, यहाँ पे एक टॉपिक गिवन है सस्टेनेबल फार्मिंग के नाम से। ठीक है। अब ये इसका टॉपिक है, जहाँ पे गिवन है, तो आप सस्टेनेबल फार्मिंग वाज द टॉपिक ऑफ द लेक्चर। अब ये मैंने वो वर्ड टॉपिक की जगह सस्टेनेबल फार्मिंग ऐड किया। अगर ये वर्ड नहीं गिवन हो तो फिर, मोस्टली गिवन होता है, बट इफ इन केस नहीं गिवन है, तो आप कोई भी वर्ड अपने ऑडियो में से चूज कर सकते हैं एज अ टॉपिक ऑफ द लेक्चर। या वो वर्ड जो बार बार आपको लगे कि रिपीट हो रहा है, मोस्टली स्टार्टिंग में ही वो बोल देता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, तो वही वर्ड आपका जो है ना मेजर टॉपिक होता है ऑडियो का। एक आपका कवर हो गया सस्टेनेबल फार्मिंग। अच्छा, इसमें अब आपने कीवर्ड्स कैसे सेलेक्ट करने हैं। अब इसमें आप ये सेलेक्ट कर लो दैट फार्मिंग वाज अ मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। बेसिकली फार्मिंग वाज नॉट मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, इट वाज सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बात होगी इस लेक्चर में। तो कोई भी एक वर्ड आप चूज कर लिया, आपने सुना, आपने उसको उठा के वहां ऐड कर दिया, वो आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि बात ही सस्टेनेबल फार्मिंग की हो रही है, ना कि सिर्फ फार्मिंग की हो रही है। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होने चाहिए दैट होल्ड्स सम मीनिंग, जो कोई मीनिंग रखें। ठीक है, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। और अब 1 मिनट एंड 35 सेकेंड्स का एक ऑडियो नोट होगा, आपके पास शीट होगी, आपने उसके ऊपर कीवर्ड्स को नोट करते जाना। आपकी राइटिंग की स्पीड बड़ी फास्ट होनी चाहिए। 9 to 10 कीवर्ड्स आपने उसमें से निकालने हैं ऑडियो में से, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा इजीली हो जाता है।
लेकिन हर वर्ड के पीछे अगेन मैंने शायद आपको ऐसा एक टॉपिक था जो हमने किया था समराइज रिटन टेक्स्ट में, स्पोकन टेक्स्ट में सॉरी। वहाँ भी एक टेम्पलेट थी और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कीवर्ड्स नोट करवाए थे और फिर हमने वो 10 मिनट में लिखना था। उसमें भी मैंने यही कहा था कि हर वर्ड के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे वर्ड सिलेक्ट करें जो मीनिंगफुल हों। छोटा सा फ्रेज सिलेक्ट कर लें, वो आपको अच्छे, इवन 9 कीवर्ड्स नहीं भी सिलेक्ट करोगे, 3 फ्रेजेस सिलेक्ट कर लोगे ना जो अच्छे होंगे, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे बजाय 9-10 कीवर्ड्स के। अच्छा, यहाँ समराइज स्पोकन टेक्स्ट में मैंने फिर आपको ये कहा था कि फ्रेज रहने दो, आप कीवर्ड कर लो। फ्रेज इसलिए मैंने बोला था अवॉइड कर लो कि उसमें ये था कि, जी, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, ओके। अच्छा, मैं आप आई वाज ऑन द पॉइंट के समराइज स्पोकन टेक्स्ट में मैंने आपको बोला था कि यू गाइस कैन अवॉइड फ्रेजेस, छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, 3-4 वर्ड्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट है ना, जहाँ आप कुछ लिखते हो, वो ना ग्रामर में मार्क्स देता है। अब जब आपने 3 वर्ड्स ऐड किए या कोई फ्रेज ऐड किया, दिस अ हाई चांस कि आप उसकी ग्रामर को थोड़ा इंटरप्ट कर दोगे, उसको डिस्टर्ब कर दोगे, तो फिर ग्रामर में मार्क्स कट हो जाएंगे। तो वो कंटेंट में अच्छे मार्क्स लेने के चक्कर में हम ग्रामर, वोकैबलरी और मे बी स्पेलिंग्स को अफेक्ट करके हमारे मार्क्स ज़्यादा ही नीचे चले जाएं। जब हम स्पीकिंग में इस रूल को अप्लाई करते हैं, तो फिर हम फ्रेजेस इजीली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकिंग में ग्रामर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपकी स्पीकिंग को ग्रामेटिकली चेक ही नहीं किया जा रहा कि आपने कोई प्लूरल है उसके साथ इज लगाया या एम लगाया, फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ आप फ्रेज उठा सकते हो सेंटेंस से छोटे छोटे, बजाय एक एक वर्ड उठाने के। ओके, अब आप अपने पास पेपर रखें, पेंसिल रखें, ठीक है। मैं आपको ऑडियो प्ले करके दूंगी, ऑडियो 1 टाइम प्ले होगा, लेकिन मैं भी आपको यहाँ पे पॉज करके दिखाऊंगी कि हाँ, ये वाला वर्ड आप सिलेक्ट कर सकते थे, ये वाला वर्ड सिलेक्ट कर सकते थे। As the world's population grows, ensuring everyone has access to sufficient, nutritious food is a critical challenge. ओके, यहाँ पे अब उसने एक फ्रेज मेंशन किया, दैट सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड एज अ क्रिटिकल चैलेंज। यस, यही बन रही है मैम इसमें से लाइन। ठीक है, अब ये आप फौरन से, अब आप कहोगे मैडम वो तो बोल ही जा रहा है, तो हमारा तो अगला सारा मिस हो जाएगा इस चक्कर में। नहीं, सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड इज अ चैलेंज, ये लिखने में आपको आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और पूरा नहीं लिखना कि आप आराम आराम से बैठ के NUT ये लिख रहे हैं, नहीं। उसको जल्दी से लिखें कि आपको समझ आया, न्यूट्रिशियस फूड इज अ चैलेंज। ओके, फाइन। अब अगर ऑडियो 10-12 सेकंड तक यहाँ तक भी आ जाएगी ना, तो इट्स फाइन, आपने अच्छा कीवर्ड, अच्छा फ्रेज उठा लिया मीनिंगफुल वाला। Sustainable farming was a main topic of the lecture. In the lecture, he discussed about that. He discussed that becoming a nutritious food. इज अ Nutrition is a challenge. क्रिटिकल चॉइस। Is a critical challenge. उसके बाद फिर आपने अब ये लिख लिया,
अब आप दोबारा जैसे ही लिख लिया वापस अपने ऑडियो पे आ जाए। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ तक इसको कर देती हूँ, 21 सेकेंड तक हालांकि कर दिया, इतना भी नहीं टाइम लगेगा आप लोगों को लिखने में आगे। अब हम These practices are not only crucial for protecting our environment but also for ensuring long-term agricultural productivity. moreover he mentioned long term agriculture cultural productivity। अब आपने यहाँ तक सुन लिया, अब मैम आप आगे इसको हम लिखिए। लोग बात कर देंगे ही डिस्कस्ड अबाउट इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब इसमें अगर कहो कि मैडम ये तो बहुत कम, अगर इसको ब्रेक डाउन करो तो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, चार कीवर्ड बन रहे हैं अगर कीवर्ड की बेस पे भी जाना चाहो। लेकिन हमने वो चारों कीवर्ड्स की बजाय हमने फ्रेज उठाया जो इतना मीनिंगफुल और पावरफुल होगा आपके लेक्चर में। अब आप बेशक इसको मैं यहाँ से अब लिख, आप सपोज आप लिख रहे हैं और लिखते लिखते ये यहाँ तक चला गया। Additionally, local farming empowers communities. अब एडिशनली देखो हमारे डिक्शनरी के साथ उसने लोकल भी फार्मर्स पावर कम्युनिटी। लोकल फार्मिंग समथिंग उसने बोला, नहीं समझ आया। यस। Supports the local economy and ensures fresher, more nutritious food reaches consumers. However, transitioning to sustainable farming requires effort and collaboration from रिक्वायर्ड ट्रांजिशन एफर्ट्स एंड कोलैबोरेशन। he also mentioned transitioning towards nutritional food requires efforts and collaboration। अब देखो रिटेल लेक्चर का मकसद ये है कि आप अपनी पैटर्न में उसको रिटेल कर रहे हो। अगर उसने ये नहीं बोला लेकिन बात तो उसने यही की है दैट ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल फार्मिंग या न्यूट्रिशियस फूड रिक्वायर्स एफर्ट एंड कोलैबोरेशन। बेशक आपने थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर किए हैं बट यू आर मेंशनिंग द सेम थिंग जो उसने ही मेंशन की थी। तो अब आपने एक अंडरस्टैंड कर लिया, अच्छा उसने ये बोला, जरूरी नहीं वर्ड टू वर्ड उसको लेके चलना, आप थोड़ा उसको मोल्ड कर लें अपने हिसाब से। various stakeholders, including governments, farmers, and consumers. He also mentioned government, stakeholders and consumers। कंज्यूमर्स। अब यहाँ हमने कीवर्ड उठा लिया, हमें समझ नहीं आया पूरा, लेकिन हमें तीन प्रॉपर नाउन्स बड़े अच्छे समझ आए, गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स एंड कंज्यूमर्स। ये कीवर्ड्स हो गए। अब ये कीवर्ड्स अच्छे हैं, ये कीवर्ड्स क्योंकि ऐसे ही मेंशन हुए हैं डायरेक्टली, इनके साथ कोई ऐसा बहुत लिंकिंग मीनिंग्स या लिंकिंग सेंटेंसेस नहीं ऐड किए गए। अब ये कीवर्ड आप ऐसे सेलेक्ट कर लें। आपको तीनों नहीं समझ आए, आपको कंज्यूमर समझ आए, ऑल्सो ही मेंशन कंज्यूमर्स, ऑल्सो ही मेंशन स्टेक होल्डर, ऑल्सो ही मेंशन गवर्नमेंट, ऑल्सो ही मेंशन गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स एंड कंज्यूमर्स। इसकी सीक्वेंस बेशक चेंज कर लो, नो प्रॉब्लम। It involves embracing new technologies, investing in education, and creating policies that support sustainable practices. In conclusion, sustain ये देखो वो ऑडियो में भी कंक्लूजन देते हैं, तो आप अब यहाँ पे आपने काफी डेटा है, अब आप अपने एंडिंग की तरफ फोकस करो। अब तसल्ली से जितना लिख लिया अब आराम से बैठो और उसके एंडिंग को फोकस करो, ताकि वो जो एंड पे हमने मेंशन करना है, बजाय ये कहने के बड़ा इंफॉर्मेटिव है, वहां भी कुछ अपना कंटेंट ऐड करते हैं। Sustainable farming is not just an environmentally responsible choice. It's a necessary step towards global food सस्टेनेबल फार्मिंग इज अ नेसेसरी स्टेप, बस ये कह दो। इट्स एन security and a healthier नेसेसरी। planet. By adopting these practices, we can ensure that future generations have access to the food they need to thrive. By adapting बाय। sustainable farming, we यस। can ensure that future generation can find food। ये कह दो, बात वही है, आप थोड़ा अपने स्टाइल से कह रहे हो और करना भी यही है, आपने अपने अंदाज से लेक्चर को रिटेल करना है, आपने कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है लेक्चर में। अब हमने कितने कीवर्ड्स ऐड किए, अब एक हिसाब से आपके माइंड में एक टेम्पलेट बैठा हुआ है, आपने क्योंकि उसको अच्छे से याद किया हुआ है। सस्टेनेबल फार्मिंग वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। इन द लेक्चर लेक्चरर कह लो, जो भी कहना है, इसको सिंपल रख लो। ही मेंशनड अबाउट, अब मैंने आपको क्या मेंशन करवाया था, ही मेंशनड अबाउट न्यूट्रिशियस फूड इज़ अ चैलेंज। ऑल्सो ही डिस्कस्ड, क्या था अब कीवर्ड अगर आप मेंशन कर दें इधर चैट बॉक्स में।
Ensuring long-term agriculture productivity. He mentioned about ensuring long-term agricultural productivity. Moreover, he discussed stakeholders, government, and Required efforts consumers. and collaboration. Lastly, he said that sustainable farming requires effort and collaboration. In conclusion, by adapting sustainable Adapting farming, sustainable farming, we future can ensure generation, we future can ensure generations. future generation can get enough food. ये आपके सामने लिखा होगा शीट पे, आपने क्योंकि नोट की हुई हैं चीजें, और टेम्पलेट आपके माइंड में, आप जस्ट आपने फ्लुएंसी को कॉन्फिडेंस के साथ इसको रिपीट कर देना। कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कहीं आपसे कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस हो जाता है या कुछ भी, तो आपने उसको, सेल्फ करेक्शन इज नॉट अलाउड इन स्पीकिंग। जो हो गया सो हो गया, वो ऐसे ही चलेगा अब। दिस इज योर रिटेल लेक्चर। जब आप इसको रिटेल कर लेते हो, उसके बाद आप इसको ऐसे सबमिट कराते हो, ऐसे ही आप देखोगे कि इसका भी ब्रेक डाउन होगा, वो आपने चेक कर लेना स्कोर में। ये आपने अपने अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रा पूछें। ये आपने अपने अंदाज से लेक्चर को रिटेल करना है, अपने कॉपी पे। ओके, सो देखो, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी, यही आपके तीन पैरामीटर्स हैं। पांच पांच पॉइंट्स के ही होते हैं। ओवरऑल 90 आपको इसमें स्कोर मिलेगा। और स्पीकिंग में डिटेल आपका कितना कंट्रीब्यूट करता है? आई थिंक 10 to 12% शायद करता है। तो इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने वो 10 to 12% अचीव करना करना। मैम, लिसनिंग और राइटिंग में राइट फ्रॉम डिक्टेशन की मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो ऑल ओवर इसमें पीटीए में है ना, वो सबसे ज्यादा राइट फ्रॉम डिक्टेशन की मार्किंग है। जी। दोनों में, स्पीकिंग में भी और सॉरी राइटिंग में भी और लिसनिंग में भी। जी, राइट फ्रॉम डिक्टेशन की, इधर स्पीकिंग में आपका रीड अलाउड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम, ऐसे मैं लिखती हूँ तो पता नहीं क्या आता है कि मैं फुल कोशिश करती हूँ कि उसमें मिस्टेक्स ना हो। एक आधी ग्रामर मिस्टेक हो तो वो 5-6 नंबर काट लेते हैं। नौ, पहले 10, 12। पहले रिटेल लेक्चर का मुझे बता दें, डिटेल बाकी लेक्चर में सारे मेरा भी अच्छे से हो जाता है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो भी। एनी कंफ्यूजन? रीड अलाउड में कितनी कंट्रीब्यूशन होनी नहीं चाहिए, उसकी कंट्रीब्यूशन है ऑलरेडी, ठीक है। उसकी 35% तक मेरे ख्याल में है उसकी कंट्रीब्यूशन रीड अलाउड की। यानी रीड अलाउड आपको स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स देगा इन एज कम्पेयर टू दीज। तो रीड अलाउड बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, रिटेल लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समराइज रिटन टेक्स्ट, राइटिंग। अच्छा, राइटिंग में आपका, उसके बाद हम ऐसे करेंगे, और उसके बाद हम ये जो थर्ड ब्लैंक है ये वाली रीडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, जिस दिन हम ये कवर कर लेंगे ना, यहाँ से भी हमने स्टार्ट किया और ये उसके बाद होगा और ये होगा, तो वो स्टूडेंट जिसने लिसनिंग से स्टार्ट किया था उसका राइटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ आपने साथ साथ समझ में, इसको समझते जाएं। समराइज रिटन टेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं आपको भी करवा रही हूँ। फिर जो ऐसे के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और जो भी ऐसे के रिलेटेड है ना आपकी क्यूरीज, वो फिर हम कल ही उनको डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी जस्ट हम जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है उसी के साथ स्टिक करेंगे, फिर उसको कवर कैसे करना है वो भी देख लेंगे। राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपको 7 पॉइंट्स देगा, ठीक है, 7 मार्क्स का ही होता है। और इसमें 7 मार्क्स लेना बहुत ही इजी है, बड़ा सिंपल सा है, कोई आपकी एफर्ट नहीं लगनी, एक बार सिर्फ आपने इसको समझ लेना है। ये आपको रीडिंग में भी मार्क्स दे रहा है, बिकॉज आप कोई एक पैसेज रीड कर रहे हो और उसको समराइज करके एक हिसाब से लिख रहे हो, लेकिन हमने समराइज में खुद से समरी नहीं करनी, जो लिखा हुआ है उसी को यूटिलाइज करना है। उसी फाइल में जिसमें आपकी टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी, वहीं पे समराइज रिटन टेक्स्ट की भी टेम्पलेट है। उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखा देती हूँ।
ये रही है। ये टेम्पलेट आपने याद करनी है, ये कॉपी पेस्टिंग नहीं हो सकती है। यहाँ पे जो भी मैं कॉपी पेस्ट करूंगी ना, वो पेपर में कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा, वो आपने राइट करना है, टाइप करना है इसमें खुद आवाज अपने बहुत हाथों डिस्टर्ब से। होती ओके। है, आवाज ही नहीं आती यहाँ। किधर नाम बताओ मुझे। जाना है अक्षय के पास। जाने से पहले बैठ सोनिया अपना माइक म्यूट करें। 2 बजे से। ओके, अच्छा ये खुद से लिखनी है, अभी भी जो कॉपी पेस्ट करूंगी ना वो भी खुद से टाइप करना है। आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 10 मिनट्स मिलेंगे। 10 मिनट्स में से बेशक 8 मिनट में कर लो, 7 मिनट में कर लो, तो वो 3 मिनट्स कहीं सेव नहीं होंगे, वो आप कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते। वो 10 मिनट्स इसलिए आपने अपना टाइम जो है वो जितना गिवन है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अच्छा, अब करना क्या है, ये टेम्पलेट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, जिस तरह से गिवन है ऐसे ही याद करनी है। ये पंक्चुएशन जहाँ जहाँ पे गिवन है इसको भी नहीं आपने चेंज करना। जहाँ सेमी कॉलन, जहाँ कॉमा, जहाँ जो लेटर कैपिटल लिखा है, ये कनेक्टर्स हैं, ठीक है, इनको ऐसे ही रहने देना। लास्ट पे एक फुल स्टॉप है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपके पास 3 स्पेसेस हैं जिधर आपने चीज़ों को ऐड करना है, जिधर कंटेंट को ऐड करना है। आप कंटेंट कहाँ से पिक करेंगे? हम अपने पैसेज से ही करेंगे। पैसेज से कैसे करेंगे? एक हमने लाइन यहाँ से उठा ली, कॉपी की, ये अपने पेपर में टाइप करनी है, और आपने प्रैक्टिस में भी टाइप ही करनी है, कॉपी नहीं करना, ना पेस्ट करना है। इसीलिए तो 10 मिनट्स है कि इसमें टाइपिंग का काम है, तो वो टाइम लेता है। इसको कैपिटल कर दो, क्योंकि इन बिटवीन द सेंटेंस हम कुछ भी स्मॉल कैपिटल नहीं लिखते, इसको स्मॉल करते हैं। ये एक सेंटेंस हमने ऐड कर दिया, और कुछ नहीं मैंने चेंज किया। जहाँ जो स्पेस थी वो वहीं की वहीं है, मैंने कोई स्पेसेस भी नहीं चेंज की, कुछ भी नहीं आपने चेंज करना। उसके बाद अब ये सेकंड सेंटेंस है। एक सेंटेंस हमने पैसेज के स्टार्ट से पिक किया था, अब एक सेंटेंस हम पैसेज के सेंटर से पिक कर लेते हैं, कोई भी हो सकता है वो, यहाँ ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, सम डीप सी क्रिएचर्स वाला कर लो, अबव तक कॉपी, देन इधर ऐसे का ऐसे ही पेस्ट, नो चेंज इन स्पेसिंग। यहाँ सम में एस स्मॉल रहेगा, नॉट द कैपिटल, एज इट इज। अब से हमारे 49 वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। अब एक सेंटर से पिक कर लिया, अब ये बचा एक लास्ट से कर लेते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, यहाँ बी ऐड कर दो क्योंकि मैंने उसको नहीं किया। टोटल वर्ड काउंट हो गया जी 67। अब ये लिख लिया सारा आपने, टाइप करते गए। जब आपने ये टाइप कर लिया सब, अब आपने इसको इवैल्यूएट करना है अच्छे से जूम कर लें, स्पेलिंग्स चेक करें, जैसे ऊपर लिखे हैं एज इट इज आपने लिखने हैं। चेक करें कि आप जहाँ, अच्छा यहाँ पे देखो इन्होंने बायोल्यूमिनेसेंस के बाद कॉमा ऐड किया हुआ है, यहाँ लाइट के बाद किया हुआ था, हमने नहीं चेंज किया। जिस तरह से यहाँ पे पैसेज में जो गिवन था वो वैसे एज इट इज। यहाँ अपॉस्ट्रोफी गिवन थी, वो हमने एज इट इज वैसे ही रहने दिया, बस हमने चेंज किया है, हमने फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल कर दिया। और इस सेंटेंस में पूरे में देखो तो यहाँ एक फुल स्टॉप है, ये रहा एक फुल स्टॉप, इसके अलावा कहीं नहीं है। इसका मकसद भी अभी बता देती हूँ। इसको अच्छे से इवैल्यूएट करना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसको फिर आपने सबमिट कर देना है। इसका स्कोर चेक करते हैं। ओके, सबसे पहले है कंटेंट, विच गेव अस 2/2। कंटेंट जो हमने पैसेज से उठाया और एज इट इज अपनी टेम्पलेट में इनपुट कर दिया, मैंने कॉपी किया, आपने टाइप करना है। उसके बाद है ये फॉर्म, ये वर्ड फॉर्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समराइज रिटन टेक्स्ट शुड ओनली कंटेन वन सेंटेंस एंड नॉट मोर देन दैट।
एक सेंटेंस का मतलब है एक ही बार कॉमा आएगा, सॉरी फुल स्टॉप आएगा। इसी वजह से तो हमने वो टेम्पलेट में तीन हाउएवर मोर ओवर वर्ड्स यूज़ किए हैं, उनको कनेक्टर्स कहते हैं, कि हम डिफरेंट लाइंस को ना कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम एक ही उसमें क्योंकि हमें अलाउ ही एक फुल स्टॉप एक ही सेंटेंस लिखना। अगर गलती से आपका गलती से भी कहीं पे एक फुल स्टॉप लग जाता पता नहीं चलता, और फॉर्म के आपने कर दिए दो सेंटेंसेस हो गए, जहाँ फुल स्टॉप लग गया उसका मतलब सेंटेंस ख़त्म हो गया और दो सेंटेंसेस बन गए। और अगर फॉर्म में आपको 0 मार्क्स मिल गए तो ये सारा जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जीरो आएगा यहाँ पे। फॉर्म इज दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ग्रामर में हमें 2 बाय 2 मिले हैं, क्योंकि हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो हमारी टेम्पलेट थी वो भी बड़ी अच्छी थी, उसमें फुल स्टॉप, उसमें कॉलन सेमी कॉलन, उसमें जो कॉमास थे वो बहुत अच्छी जगह प्लेस हुए हुए थे। फिर हमने क्या, और कुछ नहीं किया, जो ऊपर लिखा था सिर्फ उसको नीचे हमने पेस्ट कर दिया या हमने टाइप कर दिया। तो ऑब्वियसली जो रिटन टेक्स्ट हमें दिया गया उसकी ग्रामर अच्छी थी, तो हमारी भी ग्रामर अच्छी हुई इसकी समरी की। वोकैबलरी भी ऊपर अच्छी गिवन थी, तो हमारी भी नीचे वोकैबलरी अच्छी थी। और हमें स्कोर मिल गया टोटल 7/7। ये 7/7 अब कैसे अफेक्ट होता है, जब आप लिखने के बाद अपनी राइटिंग को इवैल्यूएट नहीं करोगे अच्छे से, क्योंकि जब कॉपी पेस्टिंग कर रही हो तो मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते हैं। जब आप खुद टाइप कर रहे हो ना, तो सम टाइम आप जैसे यहाँ कॉमा के बाद स्पेस है आप नहीं ऐड करते, पेपर में आप कॉपी नहीं कर पाओगे, वो उसमें इश्यू आ जाएगा। अगर ग्रामर में इशू आ रहा है तो फिर आपकी वोकैब भी इफेक्ट होगी। आपने स्पेस नहीं दी, आपने कुछ कहीं कोई लेटर कैपिटल लिख दिया, कहीं आपने स्पेलिंग्स को डिस्टर्ब कर दिया, कहीं अपोस्ट्रोफी ये लिखी हुई थी वो नहीं ऐड की, यहाँ अगर आपकी टेम्पलेट में सेमी कॉलन था वो सेमी कॉलन नहीं आपने ऐड किया अपनी राइटिंग में, ये सारी चीज़ें। तो इवैल्यूएशन अगर आपने नहीं अच्छे से की तो फिर ये स्कोर इफेक्ट होगा आपका 7/7। है तो बहुत कम स्कोर, लेकिन हमने छोटे छोटी जगह से ही तो सारे पॉइंट्स ऐड करने हैं ताकि हम ओवरऑल स्कोर अच्छा है। तो अच्छे से इसको आपने करना है, और अपनी टेम्पलेट को भी अच्छे से याद कर लेना। टेम्पलेट को याद इस तरह से करना है कि कॉलन के बाद क्या स्पेस है, सेमी कॉलन के बाद स्पेस है, कॉमा कहाँ पे ऐड किया उन्होंने, कैसे ऐड किया, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। जैसे यहाँ पे देखो, ये सेमीकोलन के बाद स्पेस है, फिर इसमें लेटर कैपिटल है, इसमें भी स्पेस है, और कॉमा के बाद स्पेस है, कॉमा से पहले स्पेस नहीं है, ये चीज़ है। वर्ड काउंट, अच्छा यस गुड क्वेश्चन। वर्ड काउंट 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर अगेन 0 मार्क्स। वर्ड काउंट शुड नॉट बी मोर देन 70, और 50 से कम नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़, जब आप लिख रहे हो ना पेपर में, तो थोड़ा सा ना अंदाज़ा पहले ही लगा लें कि अभी मेरे 60 वर्ड्स हो चुके हैं, और अगर ये सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कॉपी करूँगी तो 70 तो पक्का क्रॉस करेगा। फिर अब लिखते लिखते अब टाइम भी टाइपिंग में आप लोगों को लगेगा, और बाद में वो 70 क्रॉस कर गया, अब उसको इरेज कर रहे हैं, नया सेंटेंस लिख रहे हैं। तो अपना वर्ड काउंट का ध्यान साथ साथ रखें कि अच्छा ये सेंटेंस ऑलमोस्ट इसमें इतने वर्ड्स हैं, यही लिख लेती हूँ फटाफट, ताकि बाद में अनडू ना करना पड़े, उसमें टाइम भी वेस्ट होगा, फिर टाइम जाएगा और एक्चुअल में एंड पे ये ना हो बिल्कुल टाइम ओवर हो जाए और आपने कंप्लीट ही ना किया हो। दिस इज योर रिटेल लेक्चर एंड समराइज रिटन टेक्स्ट। पेपर में जितने मर्जी समराइज रिटन टेक्स्ट आ जाए, टेम्पलेट एक ही यूज करनी है आपने। अब मुझसे आप पूछेंगे क्वेश्चन सारे। जी, कोई कंफ्यूजन किसी तरह की? जी, उसी में एक ही फाइल में सारी टेम्पलेट्स हैं और विद नेम है। ऑल टेम्पलेट्स के नाम से जो फाइल है उसमें विद नेम हर क्वेश्चन की टेम्पलेट गिवन है।